नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। 24 के चक्रवर्ती की करते हैं शुरुआत और आपको बड़ी खबरें बताएंगे। साल 2024 चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान में 10 से 15 दिनों का वक्त बचा है। बीजेपी ने हाल ही में 11 राज्यों के लिए 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कुछ राज्यों में बीजेपी अपने घटक दलों के साथ साथ सीट शेयरिंग पर मंथन कर रही है, तो वहीं पर एक दो राज्यों में अभी पुराने साथियों के साथ आने पर कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। अगर बात करें बिहार और महाराष्ट्र की, तो दो ऐसे राज्य जहां पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी अपने लिए जितनी सीटें मांग रहे हैं उस संख्या को लेकर बीजेपी तैयार फिलहाल नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि महायुति के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत के बीच बीजेपी पर दबाव भी लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो महाराष्ट्र के दौरे पर है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार मुंबई में उसी दिन 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की। चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालते हैं तो 2019 चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने 7 चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। शिवसेना जो उस वक्त में एनडीए के साथ थी, शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं पर एनसीपी को महज 4 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। तो सीट की बात करें एआईएमआईएम के बारे में, तो 1 सीट उसके खाते में गई। लेकिन अब देखिए स्थिति फिलहाल बदल चुकी है। अब जरा उस पर नजर डालते हैं कि स्थिति क्या बदली। साल 2019 चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण जो है वो बदल चुका है। वहां पर दो बड़ी पार्टियां एनसीपी और शिवसेना में बड़ी टूट हुई। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ 18 में से 12 सांसद आए, तो वहीं पर उद्धव की तरफ 18 में से 6 सांसद ही रह चुके हैं। अब बात एनसीपी की भी कर लेते हैं। एनसीपी को उस वक्त 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पास पार्टी टूटी और उसके बाद अजित पवार गुट की तरफ, एक गुट शरद पवार की तरफ, और ऐसे में 3 सांसद आ गए। अजित पवार खेमे के पास फिलहाल 1 लोकसभा सीट रायगढ़ की है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे कर रहे हैं, जबकि शिरूर, बारामती और सतारा शरद पवार खेमे के पास है। ये तो हो गई साल 2019 के नतीजे और 2 पार्टियों में टूट के बाद महाराष्ट्र के हालात। लेकिन अब बात करते हैं कि एनडीए में बीजेपी के दोनों सहयोगी दल कितनी सीटों की डिमांड इस वक्त कर रहे हैं। अब सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी कम से कम 10 लोकसभा सीटों, अब इसमें नाम भी आपको बताएंगे, धाराशिव हो गया, परभड़ी हो गया, बुल्ढाड़ा, गढ़चिरौली, माधा, हिंगोली, बारामती, शिरूर और सतारा और रायगढ़ पर चुनाव लड़ने पर इस वक्त अड़ी हुई है। जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उन 18 सीटों पर दावा ठोक रही है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। हालांकि माढ़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मावल, शिरूर, रायगढ़ और मुंबई उत्तर पश्चिम, पालघर, संभाजीनगर, परभड़ी, यवतमाल, शिरडी और गढ़चिरौली जैसी कई सीटें भी इसमें शामिल हैं, जो अब भी तीनों घटक दलों यानी कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के लिए विवाद का कारण फिलहाल इस वक्त बनी हुई। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी अपने दोनों घटक दलों की डिमांड पूरी करती है तो बीजेपी के पास महज 20 सीटें बचेगी। अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में देखिए 45 प्लस सीटों का टारगेट फिलहाल रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर 10 से 18 और 20 के फॉर्मूले के साथ बीजेपी 45 सीटों का टारगेट कैसे हासिल कर पाएगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हर पार्टी को अपनी सीटों पर दावा करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद जीत पर कसौटी पर लिया जाएगा। अब एक तरफ तो देखिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बीजेपी ने पहले राज्य की कुल 48 में से सीटों की अगर बात करें तो मिशन 45 प्लस की घोषणा कर दी है। ऐसे में सहयोगियों की बढ़ती मांग के चलते बीजेपी के लिए आगे की राह कुछ आसान फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब आगे क्या होगा? अब ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के सामने वो क्या चुनौतियां हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों की मांग पूरी करने में संकोच कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2019 के बाद से बदले हुए हालात।
जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2019 चुनाव के दौरान बीजेपी और पूरी शिवसेना एक साथ थी और माना जाता है कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी और शिवसेना अविभाजित सबसे मजबूत अलायंस थी। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 2019 में इस जोड़ी को 48 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी। अब शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे की धुर विरोधी रही है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक गुट एनडीए के साथ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या एकनाथ की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करवा पाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एक बड़ी मुसीबत फिलहाल बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार की। महाराष्ट्र के साथ बिहार दूसरा ऐसा राज्य जहां से बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। अब यहाँ भी बीजेपी के साथ 4 दल शामिल हैं। हालांकि बिहार की स्थिति महाराष्ट्र जैसी नहीं है, क्योंकि साल 2019 में भी ये दल एक साथ चुनावी रण में उतरे थे, तो इस बार भी अलायंस पिछली बार की तरह ही रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी ने 48 में से 45 प्लस पर जीत का टारगेट रखा हुआ है, उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 40 में से 40 सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कई नेता कई बार कर चुके हैं। अब एक नजर 2019 के चुनावी नतीजों पर भी डाल लेते हैं। कुल सीटें हैं 40 और ऐसे में बात करें अगर एनडीए की यानी कि बीजेपी की बात करें तो 17 सीटों पर जीत, जेडीयू की बात करें तो 16 की और एलजेपी की बात करें तो 6 पे जीत हुई थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें महागठबंधन, तो महागठबंधन के पास यानी कि आरजेडी के पास 0 यानी कि 0, कांग्रेस पार्टी के पास 1 और आरएलएसपी के पास 1 भी नहीं और वीआईपी और हम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 1 भी सीट नहीं थी। लेकिन बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह हालात थोड़े बहुत बदले हुए हैं। कैसे? साल 2019 में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ थे, जो कि अब एनडीए के साथ है। तो वहीं पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा साल 2019 में महागठबंधन के साथ थी, लेकिन अब ये भी एनडीए के साथ आ चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें एलजेपी की, तो ये पार्टी भी अब चाचा की बगावत के बाद 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। हालांकि दोनों ही दल अगर बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ इस वक्त है और इन सब के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की आज या कल जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हो सकती है। इसी बैठक से सीट शेयरिंग को लेकर मंथन की भी संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजनीति के बारे में आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करेंगे। इन दिनों उनकी न्याय यात्रा फिलहाल जारी है। राहुल की न्याय यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी आज उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इस दौरान राहुल गांधी के सामने ही मोदी मोदी के नारे भी लगे। राहुल गांधी के उज्जैन दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन पर निशाना भी साधा और कहा कि महाकाल दर्शन के लिए वो राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का पश्चाताप भी कर लेना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने ठुकरा दिया था। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी को जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी जब पहुंचे, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए राहुल गांधी नजर आए। चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं, वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे। और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध, इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। और देखिए बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी हिमाचल की सियासी तूफान पूरी तरह से शांत होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा करने वाले बीजेपी विधायकों पर गाज गिर सकती है। इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी एक्शन लेने जा रही है। कमेटी द्वारा विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया और 10 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी विधायकों की सदस्यता खत्म करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में प्रिविलेज कमेटी भी बनाई गई और बीजेपी के 7 विधायकों को नोटिस देने की तैयारी इस वक्त चल रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा से माननीय सदस्यों की सदस्यता खत्म करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी ने फोन करके 10 दिन के अंदर विधायकों को जवाब देने के लिए कहा। 14 मार्च तक का समय इनके पास है और उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में रहने का हक फिलहाल खो चुकी है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन भाजपा इसको लेकर कानूनी राय लेगी। 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए और 10 दिन का मतलब 14 तारीख तक अगली वो हियरिंग रखी है। ये सरासर गलत है। इस माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर हमने सदन में माइक तोड़ करके फेंकते हुए देखा है सदस्यों को, लेकिन तब भी इस प्रकार से जो है वो पेनल्टी सजा देने के लिए कोई बात नहीं हुई विधानसभा के अंदर। हमने एक बार नहीं अनेकों बार कपड़े एक कागज जो है वो फेंकते देखा है वहां पर विधानसभा के अंदर। और देखिए, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी रण में फिलहाल कूद चुकी है। कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के साथ साथ रणनीति बनाने पर भी जोरों शोरों से इस वक्त मंथन किया जा रहा है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टियों का फोकस वोटर्स का दिल जीतना है। ऐसे में सबसे अहम है घोषणा पत्र। कांग्रेस के सूत्रों की अगर माने तो इस बार पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों पर फोकस होगा। साथ ही एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की रणनीति भी बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में अच्छा पैसा सीधे खाते में देने का वादा भी किया जा सकता है। कांग्रेस इसे गेम चेंजर की तरह लाने वाली है। घोषणा पत्र में एजुकेशन लोन की ब्याज दर में छूट भी दी जा सकती है। साथ ही केंद्र के लाखों रिक्त पद भरने का भी वादा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा भी यहाँ पर इसमें शामिल हो सकता है। और कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी सजा और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति के इस्तेमाल करने की भी बात कही जा सकती है। देखिए, महिलाओं पर भी खास फोकस होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सत्ता के मजबूतीकरण के लिए बड़ा वादा करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। लिहाजा महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी जैसी योजना से भी ज्यादा पैसे सीधे खाते में डालने का वादा पार्टी कर सकती है। गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा करने के साथ ही बस सफर में छूट देने का भी ऐलान घोषणा पत्र में हो सकता है कि शामिल हो जाए। इसके साथ ही किसानों के लिए सीधे कर्ज माफी के बजाय एमएसपी की गारंटी का वादा देने का भी यहाँ पर घोषणा पत्र में ऐलान हो सकता है। किसानों के उपकरणों से जीएसटी हटाने या फिर कम करने का वादा भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए, वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी महंगाई से निजात के लिए उठाए जाने वाले कदम के तहत पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। और इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना और इसकी जितनी भी संख्या उस आधार पर आरक्षण का वादा भी चुनावी घोषणा पत्र में किया जा सकता है। मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने का वादा भी इसमें शामिल हो सकता है। रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी, डायनेमिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करने का वादा, साथ ही रेल का निजीकरण ना होने देने तक का वादा भी यहाँ पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नया नहीं होगा, बल्कि केंद्र की योजनाओं के खिलाफ ही घोषणाओं और वादों की तैयारी कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सूत्रों के मुताबिक सभी सदस्य बैठकर घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। कांग्रेस इस बार अपना घोषणा पत्र जल्द लाने का मन बना रही है। इसके अलावा पार्टी राज्य से जुड़े हुए मुद्दों को भी अपने घोषणा पत्र में जगह देगी। देखिए, घोषणा पत्र हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी होगा और डिजिटल उपलब्ध भी रहेगा। सबसे खास बात तो यह कि घोषणा पत्र और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ सोशल मीडिया के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल की रणनीति को अंतिम रूप इस वक्त दिया जा रहा है।